आगाज करते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो हमारा दावा है ये एसिड है। तो अगर हमारा दावा है ये एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करवा देना चाहिए, क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि जब भी हमारे पास एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हमेशा सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। ये रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एसिड एंड बेस को जब भी हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। अब होगा क्या, अगर मेरा दावा है कि एसिटिक एसिड एसिड है तो मैंने उसको एसिड की जगह पे पुट कर दिया, यानी CH3COOH और बेस। दो मशहूर बेसिस के इस्तेमाल हुआ है इस रिएक्शन के अंदर जो हमारी किताब वाले ने हमें एक्सप्लेन करी है। एक बेस है मेरे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं और NaOH भी कहते हैं, और दूसरी जो बेस हमारे पास इस्तेमाल हुई है इसका नाम है लेड ऑक्साइड, इसको लिथाज भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी हम लोग इन दोनों का रिएक्शन करेंगे, अब आप जरा गौर से देखें हमारे पास होगा क्या। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये बेस है और हमारे पास अगर ये एसिड है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हर वो चीज़ एसिड होती है जो वाटर के साथ रिएक्ट होगी तो हमारे पास H पॉजिटिव रिलीज करेगी। इस इक्वेशन में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, हमारे पास एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए और हमारे पास वाटर फॉर्म हो गया। आप देख सकते हैं ये हमारे पास वाटर बन गया। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमारे पास CH3COONA, दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम एसीटेट। इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, ये आगे हमारे बहुत काम आएगा। ये कंपाउंड हमारे पास बन गया सोडियम एसीटेट। अब होगा क्या, हमारे पास आप देख सकते हैं सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है और ये वाटर है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया हमारे पास एसिटिक एसिड जो है वो एक एसिड है, तभी वो रिएक्ट कर रहा है और हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। अब आते हैं लेड ऑक्साइड की तरफ। अगर हम लोग लेड ऑक्साइड की बात करें तो लेड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। स्टूडेंट हमारे पास लेड के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +2, बोलते +2 है लिखते 2+ है, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कर देते हैं कैंसिल। लेकिन जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो हमारे पास जाहिर है लेड के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा और CH3COO। एक और चीज जरा देख लें, हमारे पास ये जो कंपाउंड होता है जिसका नाम है CH3COO, दिस कंपाउंड इज नोन एज एसीटेट। अब होगा क्या मेरा बेटा, ये हमारे पास एसीटेट है और अगर मैं इसको लेड के साथ ज्वाइन कर दूं तो वो कंपाउंड कहलाएगा लेड एसीटेट। अब प्रॉब्लम ये है कि लेड के हैं 2 हैंड्स। 2 हैंड्स का मुराद लेड की हमारे पास 2 वैलेंसीज है, तो एक वैलेंसी हमारे पास एक एसीटेट को ज्वाइन करेगी, सिमिलरली दूसरी जो हमारे पास वैलेंसी है वो दूसरे को ज्वाइन करेगी। तो जैसे ही हम लोग लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे मेरा बेटा, होगा क्या, जरा गौर से देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास CH3COO ये अलग हो जाएगा लेकिन इसके 2 पार्ट अलग हो जाएंगे हमारे पास और दोनों हमारे पास लेड के साथ जुड़ेंगे। अब ये आपके ऊपर है आप इस कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसी तरह लिखता जैसे लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आसान तरीका भी आपको सिखा दूंगा जिससे आप लेड एसीटेट को लिख सकते हैं। एक तरीकेकार तो ये है कि आप लेड एसीटेट को ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये सॉल्ट होता है, आप लोग जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करे होंगे तो ये सॉल्ट आपने देखे होंगे। ये लेड एसीटेट है मेरे बेटा और हमारे पास हुआ क्या, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके H2O फॉर्म कर लिया। अब आप बोलेंगे सर ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, ये बैलेंस हो गया। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को ये लिखने में मसला हो रहा है लेड एसीटेट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आसान करके, और वो आसान करके कैसे, आप लिख दें सिंपल एसीटेट CH3COO और यहाँ पे आ जाएगा मेरा बेटा ट्वाइस और इधर आ जाएगा PB। आप देख सकते हैं ये बनने वाला कंपाउंड कहलाता है लेड एसीटेट। अब मेरा बेटा ये जो लेड एसीटेट है ये हमारे पास ये भी हमारे पास वीक सॉल्ट टाइप का होता है और ये आगे फर्दर रिएक्ट करता है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पूरे रिएक्शन के बारे में जिसके अंदर हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन जो है ये 2 तरह की होती है, एक कहलाती है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन और एक कहलाती है फुल न्यूट्रलाइजेशन। स्टूडेंट पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन इसी तरह की है जैसे अभी हमने आपके सामने परफॉर्म करा है,
ये जो सोडियम एसीटेट बना है इसमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, और जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है उसके अंदर न्यूट्रल सॉल्ट बनते हैं। असल में सॉल्ट की नेचर है जिसकी बेसिस के ऊपर हम बताएंगे अब पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करें या फुल या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करें। आपके पास डेफिनेशन यही रहती है जो हमने आपको लिखवाई है, एसिड प्लस बेस और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड के अंदर से एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हर वो चीज जो एक एसिड एक H पॉजिटिव या ज्यादा एक से ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज करे वो कहलाता है हमारे पास एसिड। अच्छा, अब एक और चीज होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट्स फॉर एसिड्स। अब ये आप लोगों ने शायद नहीं पढ़े होंगे, किताब वाले ने ना इसका बहुत थोड़ा सा रिव्यू दिया है हमें के के बारे में। तो ये जो के जो है जिसको हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं फॉर एसिड्स, एसिटिक एसिड का ये बहुत कमजोर है, यानी इसकी ये वैल्यू बहुत वीक है। ये वो एक्चुअल वैल्यूज हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम लोग जज करते हैं किसी भी चीज, किसी भी एसिड या किसी भी बेस कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। देखिए एक तरीके कार है पीएच जिससे हम चेक कर लेते हैं, मैं आपको भी समझा देता हूँ। लेट सपोज HCl लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया बेटा HCl की जो पीएच है वो 1 है, तो आपको पता चल जाएगा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली अगर मैंने बोला बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसकी जो पीएच की वैल्यू है, दिस पीएच वैल्यू इज 13, तो आपको पता चल जाएगा ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन हमारे पास ये कोई स्टैंडर्ड तरीकेकार नहीं है। दुनिया के अंदर जो स्टैंडर्ड तरीकेकार है वो आयोनाइजेशन से पता चलता है, क्योंकि आयोनाइजेशन वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम किसी चीज को एसिड या बेस साबित कर सकते हैं। ये जो हमने आपके सामने रिएक्शन करवाया है ये एक्चुअल प्रैक्टिस में बड़ा स्लो रिएक्शन है। इसका रीजन यही है कि हमारे पास जो रिएक्शन परफॉर्म होते हैं वो आयोनाइजेशन की बेसिस के ऊपर होते हैं। ऐसे सारे एसिड जिनकी आयोनाइजेशन एबिलिटी लो है डेफिनेटली वो वीक एसिड होंगे, और ऐसे सारे एसिड जिनकी आयोनाइजेशन एबिलिटी ज्यादा है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड की जो आयोनाइजेशन की वैल्यू है वो बहुत कम है, इसीलिए ये वीक एसिड है। अब मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट चीज के ऊपर, और नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो है ईस्टर फॉर्मेशन। आप सोचेंगे कल भी हमने आपको ईस्टरिफिकेशन सिखाया, अब आज ईस्टर फॉर्मेशन सिखा रहे हैं। असल में कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरह से ईस्टर बनाता है। एक तरीका जो हमने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो ईस्टरिफिकेशन का था, और दूसरा जो तरीकेकार है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ये है कि हम एक कंपाउंड है और वो कंपाउंड भी हमारे पास ईस्टर की मदद से ही फॉर्म होता है। वो कंपाउंड कहलाता है इथेनॉइल क्लोराइड, जिसको हमने कल काफी डिस्कस किया था कि हमारे पास ये खास फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम एसाइल हैलाइड कहते हैं। एसाइल हैलाइड क्या होता है, कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हमारे पास Cl आके अटैच हो जाए या कोई भी हमारे पास हेलोजन आके अटैच हो जाए। अगर इस कार्बोनाइल कार्बन को मैं यहाँ से हटा दूं तो ये अल्काइल हैलाइड बन गया, और कार्बोनाइल कार्बन ऐड हो गया, ये बन गया एसाइल हैलाइड। अब जैसे ही मैं इस एसाइल हैलाइड का रिएक्शन करवाऊंगा सोडियम ईथो ऑक्साइड के साथ, तो ये देखें C2H5 और ONA, दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम ईथो ऑक्साइड। तो जैसे ही मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा सोडियम ईथो ऑक्साइड के साथ, हमारे पास हो गया क्या, जरा गौर से देखते हैं इस रिएक्शन को। हमारे पास सोडियम और Cl अलग हो जाएंगे, डेफिनेटली आपके पास ये सॉल्ट फॉर्म कर लेंगे। ये जो बनने वाला सॉल्ट है इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। हमारे पास सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा यानी NaCl, इट इज नोन एज रॉक सॉल्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट। NaCl हमारे पास अलग हो गया। अब ज्वाइन क्या हुआ आपस में, आप देख सकते हैं C2H5O और CH3COO, तो इसका मतलब ये बनने वाला कंपाउंड आपके पास आ गया CH3COO C2H5। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइल एसीटेट, या इसका दूसरा नाम होता है इथाइल इथेनोएट, जो हमने आपको इसके IUPAC जब पढ़ाए थे तब इनकी नेमिंग लिखवा दिए थे। नाम लिखना लाजमी होता है तो इसलिए हम नाम लिख रहे हैं, लेकिन किसका लाजमी होता है, मेजर कंपाउंड का। जितने भी मेजर कंपाउंड है याद रखें एग्जाम में आपको उन मेजर कंपाउंड्स के नाम लिखने पड़ेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन ये लिखना लाजमी होता है। अब इसके बाद बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर जो है डी कार्बोक्सिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो डी कार्बोक्सिलेशन है, इस प्रोसेस को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डी कार्बोक्सिलेशन,
डी का मतलब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जब भी साइंसेस के अंदर लफ्ज डी इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब हमारे पास रिमूवल होता है। अब डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये कि आप एसिटिक ईस्टर को, डी कार्बोक्सिलेशन को ऐसे समझ लें कि जो उसके अंदर मौजूद कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आप उसको रिमूव करवाना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एसिटिक एसिड, मैं ये कह रहा हूँ इसके अंदर मौजूद जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको आप खत्म कर दें। अब ये खत्म कैसे होगा इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले हमने एसिटिक एसिड लिया, अब इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आप देखेंगे हमारे पास वही रिएक्शन हुआ जो बिल्कुल अभी अभी हमने आपको ऑन द बिगनिंग ऑफ क्लास कराया था। CH3COO Na यानी सोडियम एसीटेट अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। आप देख सकते हैं अभी भी मौजूद तो है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी ना किसी फॉर्म में तो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी अगर मैं इसी कंपाउंड का रिएक्शन करवा दूं एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये रिएक्शन ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास मीथेन CH4 अलग हो जाएगा और हमारे पास सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोसीड नहीं होता। ये जो रिएक्शन हमने आपके सामने लिखा है इसकी प्रोसीड होने की शर्त ये है कि हमारे पास जब हमारे पास एक कंपाउंड है उसे कहते हैं सोडा लाइम, बेसिकली ये मिक्सचर होता है, इसकी जरूरत पड़ती है। तो जब तक हमारे पास सोडा लाइम की प्रेजेंस नहीं होगी सेकंड वन वाला रिएक्शन हम लोग परफॉर्म नहीं करवा सकेंगे। तो जरा सोडा लाइम को समझते हैं कि सोडा लाइम क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और जब आपने चैप्टर नंबर 7 में मीथेन की प्रिपरेशन पढ़ी होगी तब लाजमी ये वाली इक्वेशन पढ़ी होगी। तो जरा गौर से देखें, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमें सोडा लाइम को पुट करना है। वर्डिंग भी लिख सकते हैं अगर आप लोग चाहें, अदरवाइज आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास जो सोडा लाइम है वो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है। सोडा लाइम हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, यानी जैसे ही हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा दिस इज नोन एज सोडा लाइम। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये अलग से नहीं है, ये एक्चुअल में कैल्शियम ऑक्साइड ने एज अ मीडियम बन गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्ट कर गया। तो जो बनने वाला कंपाउंड है हमारे पास वो बन गया मीथेन। मीथेन का दूसरा नाम होता है मार्श गैस और मीथेन का तीसरा नाम होता है स्वी गैस, जो कि ये पाकिस्तान में इसका डोमेस्टिक नेम इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप देखें एसिटिक एसिड के अंदर कौन सा ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जबकि मीथेन तक पहुंचते पहुंचते इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप खत्म हो चुका है, यानी हमने इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करवा दी है। इसके अंदर से वो रिएक्शन, इसके अंदर जो इसका मेन कंपोनेंट था वो रिमूव हो गया है। हमारे पास इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। अब बात करेंगे इसके यूजेस की कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे किस काम आता है। तो इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं, उसमें से जो सबसे पहली चीज़ हम आपको सिखाएंगे वो एक इसका फॉर्मूला है, शायद वो कभी आपके काम आ जाए ज़िंदगी में, आगे आपने एप्टीट्यूड भी करना है। तो इसका जो एक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड का। एसिटिक एनहाइड्राइड जो है इसको बनाना आना चाहिए, कल भी मैंने आप लोगों से इसको डिस्कस किया था, तो इस चीज़ को ज़रा दोबारा से देख लेते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड हम लोग कैसे बनाते हैं, कल मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाया था, अब मैं इसको क्लोज फॉर्म में आपको बना के दिखा रहा हूँ। इसके यूजेस आप लोग खुद भी रिव्यू कर लीजिएगा बुक से, क्योंकि जो आपके पास मौजूद है इसके यूजेस वो आपको इजीली समझ भी आ जाएंगे, कोई ऐसी टिपिकल चीज़ नहीं है। जाते जाते बस इतना देख लें कि हमारे पास एसिटिक एसिड का जो एक मेन फार्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड, उसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। तो